तो आज हम पुनरीक्षण के बारे में देखेंगे। पुनरीक्षण जो है, जैसा चर्चा किया गया था पहले कि पुनरीक्षण और अपील हायर अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। अपील और पुनरीक्षण की सुनवाई हायर अथॉरिटी करता है। तो पुनरीक्षण के संबंध में और अपील से बेसिकली अंतर यह है कि अपील किया जाता है, लेकिन पुनरीक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि पक्षकार जाके उस किसी मामले में आवेदन करे। ये स्व प्रेरणा से भी हायर अथॉरिटी कर सकता है। पक्षकार के आवेदन पे भी होता है और स्व प्रेरणा से भी होता है। जिन मामलों में अपील होती है उन मामलों में पुनरीक्षण नहीं किया जाता है। तो सेक्शन 50 में आपके पुनरीक्षण के संबंध में बताया गया है CGLRC के अंतर्गत। तो यहाँ ये बताया गया है कौन अधिकारी पुनरीक्षण कर सकेंगे। तो पहला लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है मंडल, आयुक्त, आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। मतलब आप ये देखते हैं कि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के ऊपर के जितने अथॉरिटी हैं केवल वही पुनरीक्षण कर सकेंगे। जितने राजस्व अधिकारी आपके बताए गए हैं सेक्शन 11 में, उसमें से जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर के ऊपर के ये सारे अधिकारी हैं, केवल यही पुनरीक्षण की कार्रवाई कर सकते हैं। और ये पुनरीक्षण की कार्रवाई स्व प्रेरणा से करेंगे या किसी पक्षकार के आवेदन पर करेंगे और किसी भी समय अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा, और किसी भी समय ये कब कर सकेंगे? स्वप्रेरणा से किसी भी समय अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में। किस लिए पुनरीक्षण किया जाता है? जो इनसे लोअर राजस्व अधिकारी है, अधीनस्थ राजस्व अधिकारी है, उसके द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं उसकी लीगैलिटी के बारे में, वैधता के बारे में और उसके औचित्य के संबंध में या कार्रवाइयों की नियमितता के संबंध में कि जो कार्रवाई की जा रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसके संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारी के समक्ष लंबित हो या उसके द्वारा निपटाया गया हो। मतलब पुनरीक्षण की कार्रवाई दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है कि अधीनस्थ अधिकारी के पास मामला लंबित है तब भी पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, और उसके द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिया गया है तब भी पुनरीक्षण की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पुनरीक्षण कार्रवाई करने की अधिकारिता किसके पास है? ये पहले लाइन में जो आपके अधिकारी लिखे हुए हैं केवल वही राजस्व अधिकारी पुनरीक्षण कर पाएंगे। मंडल, आयुक्त, आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो ये जो पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाती है ये हायर अथॉरिटी द्वारा लोअर अथॉरिटी के किए गए कार्रवाइयों के संबंध में की जाती है, और इसके लिए वो लोअर अथॉरिटी से अभिलेख मंगा सकेगा। किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी जो मामला सुन रहा था या फिर सुन रहा है, लंबित मामले भी मंगा सकेगा और जो निपटारा किए गए हैं उन मामले का भी अभिलेख मंगा सकेगा और उसको एग्जामिन कर सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में, उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। जैसा कि वह ठीक समझे इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मनमर्जी का कोई भी आदेश पारित कर सकेगा। जो मामले की युक्तियुक्तता के अनुसार जो आदेश देना सही है वैसा वह आदेश पारित कर सकेगा जो पुनरीक्षण अधिकारी है। पुनरीक्षण अधिकारी के लिए आपको ये सारे नाम देख लेने होंगे, ये सारे आपको याद कर लेने होंगे। केवल यही पुनरीक्षण अधिकारी हैं। आपका उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ये सब पुनरीक्षण अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बाद पुनरीक्षण के लिए परंतु बताया गया है कि पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अर्थात जिसकी अपील हो सकती है उस मामले में पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये कहा गया है कि धारा 210 के अधीन आयुक्त भू अभिलेख के आदेश के विरुद्ध भी ग्रहण नहीं की जाएगी। अगर भू अभिलेख का जो आयुक्त है
उसने कोई आदेश धारा 210 के अधीन दी है तो उस आदेश के विरुद्ध भी पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे ये बताता है कि आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा 170B के अधीन के मामले में पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा और न ही मंडल द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे आदेश का पुनरीक्षण किया जाएगा। 170B का जो मामला है उसमें आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख के अधीन जो मामले हैं वो पुनरीक्षण में ग्रहण नहीं किए जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जबकि आदेश की यथा स्थिति, मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि अगर आपको पुनरीक्षण का आवेदन करना है तो ये आपको 60 दिन के भीतर करना है, ठीक है। अगर वो राजस्व मंडल नहीं है तो, या राजस्व मंडल को 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करना है। मतलब अधिकारियों के संबंध में यहाँ जो आप देखेंगे कि आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी, अगर इनको करना है तो 60 दिन के अंदर करना होगा और मंडल को अगर पुनरीक्षण का आवेदन करना है तो वो 90 दिन के भीतर करना होगा, ठीक है। और कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा। आदेश जिस दिन जारी हुआ है उस दिन से न जोड़ के जिस दिन आदेश वादी को प्राप्त होता है, जो व्यथित व्यक्ति है उस आदेश से जो पुनरीक्षण करवाना चाहता है, वो आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में जो समय लगता है उस समय को छोड़ दिया जाएगा उसके अंतर्गत से। ये जो 60 दिन और 90 दिन की अवधि की गणना करने में प्रतिलिपि प्राप्त करने में जो समय लगा है उस अवधि को एग्जाम कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। आगे ये कहा गया है कि किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में फेर पारित नहीं किया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि पक्षकारों को सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है और ये कहा गया है कि पुनरीक्षण में फेरफार नहीं किया जाएगा जब तक उससे हितबद्ध पक्षकार को सूचना न दे दी गई हो कि पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है, उसमें आप अपना पक्ष रखें और उनके पक्ष को सुना जाएगा, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही पुनरीक्षण में कोई आदेश जारी किया जा सकता है। ये उपबंधित है आपका ये धारा 50 में। इसके बाद आप देखते हैं उपधारा 2। उपधारा 2 के अंतर्गत कहा गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये कि उपधारा 2 ओवरराइड इफेक्ट रखेगा उपधारा 1 के अंतर्गत। तो यहाँ उपधारा 2 प्रिवेल करेगा, उसके ऊपर ओवरराइड इफेक्ट रखेगा। यहाँ ये कहा गया है कि जहां किसी मामले के संबंध में कार्रवाइयां उपधारा 1 के अधीन मंडल द्वारा प्रारंभ कर दी गई हैं, वहां आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंपल सा चीज है, मंडल जो है वो हायर अथॉरिटी है, अगर उसके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तो उसके नीचे के किसी अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरह की पुनरीक्षण कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे ये भी कहा गया है कि जहां किसी मामले के संबंध में कार्रवाइयां उपधारा 1 के अधीन आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, वहां कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही जो यहाँ बात कही गई वही बात यहाँ भी कही जा रही है, लेकिन पद का अंतर है। यहाँ मंडल के संबंध में था, यहाँ आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अगर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तो उससे लोअर अथॉरिटी कलेक्टर है और कलेक्टर ऐसे कंडीशन में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये उपबंधित यहाँ किया गया है। आगे ये बोला गया है कि जहां किसी मामले के संबंध में कार्रवाई 1 के अधीन आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, वहां मंडल यथा स्थिति आयुक्त की कार्रवाइयों को अंतिम रूप से निपटाने तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा या कार्रवाइयों को वापस ले सकेगा और ऐसी आदेश पारित कर सकेगा जैसा यह उचित समझे। जो ऊपर 2 उपबंध किए गए हैं कि मंडल जब कार्रवाई कर रहा होगा तो उसके लोअर अथॉरिटी जो भी हैं उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अगर कार्रवाई की गई है तो कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन
जब लोअर अथॉरिटी के पास पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है तब हायर अथॉरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात मंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मंडल के संबंध में ये मंडल का विवेकाधिकार है कि वो चाहे तो अंतिम रूप से लोअर अथॉरिटी में जब पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है तो अंतिम रूप से निपटाए जाने तक वो कार्रवाई से विरत रह सकेगा, वो उस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर सकेगा और कोई सुनवाई करने से वो एग्जम्प रह सकेगा। रिफ्रेन का अधिकार मंडल को यहां दिया गया है, या ऐसी कार्रवाई को वापस ले सकेगा, नीचे की जो कार्रवाई चल रही है उसको अपने पास बुला सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। कुल मिला के यहाँ मंडल का विवेकाधिकार काम करेगा कि वो कार्रवाई से विरत रहता है या फिर अपने पास मामले को बुला लेता है, क्योंकि मंडल हायर अथॉरिटी है तो उसके पास पर्याप्त अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद ये कहा गया है जहां किसी मामले के संबंध में कार्रवाई एक के अधीन कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, वहां आयुक्त या आयुक्त भू अभिलेख यथा स्तर कलेक्टर या द्वारा कार्रवाइयों के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक इसके संबंध में विरत रह सकेगा या वो कार्रवाइयों को वापस ले सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। जो सेम यहाँ मंडल के संबंध में है वही बात यहाँ आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख के संबंध में है कि वो चाहे तो उस मामले से विरत रह सकेगा या फिर अपने पास मामला बुला के उसके संबंध में उचित आदेश प्रदान कर सकेगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे। जो शुरू में बात कही गई है कि पुनरीक्षण की कार्रवाई किसी भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी से की जा सकेगी, तो यहाँ यही बात आती है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे। किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो पुनरीक्षण के अंतर्गत मंडल उस मामले को ग्रहण कर सकेगा। आगे बात आती है आदेशों के पुनर्विलोकन की। पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन, ये जो दो शब्द है सुनने में एक तरह से लगता है लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। पुनरीक्षण की कार्यवाही हायर अथॉरिटी द्वारा की जाती है, जबकि पुनर्विलोकन की कार्यवाही उसी अथॉरिटी द्वारा की जाती है जिसने किसी मामले में निर्णय दिया है। पुनरीक्षण जिसको हम रिवीजन कहते हैं वो हमेशा हायर अथॉरिटी करेगा। अगर किसी राजस्व अधिकारी ने निर्णय दिया है, मान लो कलेक्टर ने कोई निर्णय दिया है, तो पुनरीक्षण करेगा इसका मंडल या फिर आयुक्त, और कलेक्टर ने कोई निर्णय दिया है तो उसका पुनर्विलोकन जो करेगा वो कलेक्टर ही करेगा। मतलब जिस अथॉरिटी ने निर्णय दिया वो अपने निर्णय को फिर से देखना रिव्यू कहलाता है। पुनर्अवलोकन, फिर से अवलोकन करना, फिर से अवलोकन करना ही पुनर्विलोकन है। रिव्यू मतलब दोबारा से अपने आदेश को देखना। तो ये इसके संबंध में उपबंध आपका 51 के अंतर्गत किया गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जिस अथॉरिटी ने निर्णय दिया उसी अथॉरिटी द्वारा निर्णय की दोबारा जांच की जाएगी। तो यहां वही बात कही गई है, इसको देखिएगा कि मंडल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, मंडल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, प्रत्येक राजस्व अधिकारी मतलब जिन्होंने निर्णय दिया हो किसी मामले में, वो सारे राजस्व अधिकारी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पे, दोनों कंडीशन है। या तो खुद ही अपने आदेश को रिव्यू कर लेंगे या फिर हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पे वो रिव्यू कर सकते हैं। या तो स्वप्रेरणा से या तो आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को स्वतः उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो। मतलब मान लो कलेक्टर आज है लेकिन व्यक्ति कोई दूसरा था और फिर कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति कलेक्टर के पद पे आया, तो ये कहा जाता है पहला जो व्यक्ति था वो पूर्वाधिकारी कहलाएगा वर्तमान व्यक्ति का। तो यहां वही बात कही गई है कि पूर्वाधिकारी में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का
पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और इसके संबंध में ऐसा आदेश पारित किया जा सकेगा जैसा वह ठीक समझे। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है कि पुनर्विलोकन की कार्रवाई कौन कर सकेगा? मंडल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी। जो आपके धारा 11 में बताया गया है 15 प्रकार के राजस्व अधिकारी, उन सभी को यह अधिकारिता दी गई है कि अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। परंतु हमेशा नियम पे ओवरराइड इफेक्ट रखता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई नियम, सामान्य नियम यहां बताया गया है और नीचे परंतु लिखा गया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति में ये जो परंतु है वो प्रिवेल करेगा, ये ओवरराइड इफेक्ट रखेगा। ठीक है, तो यहां ये बताया गया है परंतु यदि आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश जो स्वयं पारित न किया गया हो पुनर्विलोकन आवश्यक समझता है तो पहले मंडल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। मतलब कलेक्टर और उससे ऊपर के जितने अधिकारी हैं, अगर उनको रिव्यू करना है किसी अपने निर्णय को, तो वो पुनर्विलोकन के लिए मंडल से परमिशन लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा मूड कर रहा मैं इस मामले को फिर से देखूं तो देख लूंगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए उनको मंडल से परमिशन लेनी पड़ेगी, कलेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी को। और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ, मतलब उससे नीचे वाला कोई अधिकारी रिव्यू करना चाहता है, तो रिव्यू के संबंध में उसे लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा। किससे? कलेक्टर से। ठीक है, कलेक्टर और कलेक्टर के ऊपर वाले अधिकारी जो हैं वो मंडल से अनुमति प्राप्त करेंगे और जो कलेक्टर से नीचे वाले अधिकारी हैं वो कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करेंगे रिव्यू करने के लिए। आगे ये कहा गया है किसी भी आदेश को तब तक फेर खारिज नहीं किया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए आदेश में पुष्टि सुने जाने का सूचना नहीं दी गई हो। वही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत फिर से यहाँ आता है कि अगर पुनर्विलोकन भी किया जा रहा है तो तब तक फेर खारिज आदेश में नहीं किया जाएगा जबकि दूसरे पक्षकार को सुनने का मौका न दिया गया हो। सभी हितबद्ध पक्षकार को उपसंजात होने, उपस्थित होने और उनको सुने जाने की सूचना दी जाएगी और सुने जाने के बाद जो उचित आदेश रहेगा वो पारित किया जाएगा। आगे ये कहा गया है किसी भी ऐसे आदेश की जिसकी अपील की गई है या किसकी पुनरीक्षण कार्रवाइयों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्रवाइयां लंबित रहती हैं। इसका मतलब ये कि कोई आदेश जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण कार्रवाइयों का विषय है, उस समय पुनर्विलोकन आप नहीं कर सकते हैं। पुनर्विलोकन की कार्रवाई अगर आपकी करनी है तो उस समय ना ही कोई अपील लंबित होनी चाहिए उस मामले के संबंध में, या कोई पुनरीक्षण उस समय लंबित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पुनर्विलोकन की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब सीधा है कि जब हायर अथॉरिटी सुन रहा तो लोअर अथॉरिटी को अपने ही मामले को देखने का अधिकार लगभग समाप्त हो जाता है। तो यहां यही बात आ रही है कि लोअर, जब अपील और पुनरीक्षण कौन करता है? हायर अथॉरिटी करता है। रिव्यू अपने मामले का किया जाता है, यानी लोअर अथॉरिटी रिव्यू करेगा। तो जब भी अपील और पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी तो उस समय रिव्यू की कार्रवाई नहीं की जाएगी, पुनर्विलोकन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आगे ये कहा गया है किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता है हो कार्रवाइयों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा। अगर प्राइवेट व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कोई प्रश्न है तो किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा और आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आदेश के पारित किए जाने के 90 दिन के भीतर न किया गया हो। ये टाइम लिमिट आपको याद रखना है। पुनर्विलोकन का ये जो टाइम लिमिट है वो 90 दिन का है। जो आपका पुनरीक्षण के लिए कितने दिन का था? 60 दिन का, और मंडल के संबंध में वो 90 दिन का था। लेकिन यहाँ रिव्यू के लिए केवल और केवल 90 दिन का आपका समय दिया गया है। अगर आपको रिव्यू करवाना है, रिव्यू करने के लिए आवेदन आपको देना है, तो 90 दिन के अंदर आपको रिव्यू के लिए आवेदन देना पड़ेगा। आगे ये कहा गया है कि
किसी भी आदेश के पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब पुनर्विलोकन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। आगे इसके बाद ये कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसने जिला छोड़ दिया है या जिसने राजस्व अधिकारी की हैसियत से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है या जिले में उसका उत्तराधिकारी नहीं है। मान लो पहले उपखंड अधिकारी था जिले में, अब वो उपखंड अधिकारी नहीं है, तो उस उपखंड अधिकारी का उत्तरवर्ती किसको समझा जाएगा? कलेक्टर को। तहसीलदार था, तहसीलदार अब नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसका उत्तरवर्ती कलेक्टर है। ऐसे मामले में तहसीलदार या उपखंड अधिकारी के मामले का रिव्यू करने की अगर बात आएगी तो वो कलेक्टर करेगा। यहाँ वो बात कही गई है क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि किसी भी ऐसे आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है। सिंपल सा बात है कि हायर अथॉरिटी द्वारा अगर विचार किया जा चुका है, अपील या पुनरीक्षण कौन करता है? हायर अथॉरिटी करती है। और उसके द्वारा विचार किया जा चुका है, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है। तो यहाँ पुनरीक्षण की कार्रवाई या अपील की कार्रवाई में अगर विचार किया जा चुका है तो फिर पुनर्विलोकन की कार्रवाई अधीनस्थ के माध्यम से नहीं की जा सकती। ये बात आपका क्लॉज 4 में कहा गया है। आगे ये कहा गया है आदेशों का निष्पादन का रोका जाना। ये आप ये समझिए कि कोई आदेश हो जाता है, कोई निर्णय आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसके निष्पादन की कार्रवाई होती है, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुरंत एग्जीक्यूट करवा दिया जाए तो हो सकता है कि जब तक अपील हो, जब तक रिव्यू हो या जब तक रिवीजन हो, तब तक उस मामले में अगर एग्जीक्यूशन हो जाता है तो अपील, रिवीजन या रिव्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे रिवीजन, अपील या आपका रिव्यू में जो भी निर्णय आएंगे उसको लागू नहीं करवाया जा सकता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 52 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी आदेश होंगे उसको कब तक के लिए रोका जाएगा। ये सारे प्रावधान 52 के अंतर्गत किए गए हैं। यहाँ ये कहा गया है कि राजस्व अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो उसका पद उत्तरवर्ती अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित कालावधि का अवसान होने के पूर्व, अपील या पुनरीक्षण के लिए जो कालावधि है उसके अवसान, उसके समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय के लिए रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक या स्टे अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। यानी राजस्व अधिकारी ने कोई आदेश दिया है तो वह राजस्व अधिकारी या उसका कोई पद उत्तरवर्ती यह आदेश कर सकेगा कि इस आदेश का एग्जीक्यूशन तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक अपील या पुनरीक्षण की परिसीमा लागू होती है। जितने समय तक के अंतर्गत वो अपील या पुनरीक्षण कर सकता है उस सीमा तक उसका एग्जीक्यूशन न किया जाए, या जब तक स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित समय है उस सीमा तक एग्जीक्यूशन रोके जाने का आदेश दे सकता है वह राजस्व अधिकारी जिसने मामले में निर्णय दिया है। आगे यह भी कहा गया है कि अपील या पुनरीक्षण अधिकारी किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी अपील की गई है या जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है निष्पादन उतने समय के लिए रोका जाए जितना वह ठीक समझे। अपील या पुनरीक्षण अधिकारी जो हायर अथॉरिटी है वो भी आदेश दे सकेगा कि भैया हम अपील सुन रहे हैं, पुनरीक्षण सुन रहे हैं, तो जो लोअर अथॉरिटी ने निर्णय दिया है उसको तब तक के लिए रोक दिया जाए जो उसके आदेश में उल्लेखित किया जाएगा। लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि पुनरीक्षण और अपीली अधिकारी जो भी समय देंगे वो निष्पादन को कब तक नहीं रोक सकेंगे, तो 3 माह से अधिक अवधि का नहीं रोक सकेंगे या अगली सुनवाई की तारीख
जो भी पहले पड़े, या तो पहले 3 माह पड़े या तो सुनवाई की तारीख पड़े, उसी समय तक वो रोक सकते हैं। अगर दोबारा बढ़ाना है तो दोबारा वो इस चीज को कह सकेंगे कि फिर अगली सुनवाई तक एग्जीक्यूशन का आदेश स्थगित रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 माह की अधिकतम अवधि तक निष्पादन को अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी रोक सकता है। वह प्राधिकारी जो धारा 50-51 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, उतने समय के लिए रोक दिया जाए। फिर वही आता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी जो धारा 50 के अंतर्गत है, और पुनर्विलोकन अधिकारी जो रिव्यू करता है, वो आदेश दे सकेगा कि जब तक रिव्यू हो रहा है या फिर जब तक पुनरीक्षण हो रहा है तब तक उस आदेश के निष्पादन के आदेश को रोक दिया जाए। लेकिन फिर वही वाला बात आता है कि 3 माह से अधिक की अवधि तक नहीं रोक सकेगा, या अगली सुनवाई की तारीख जो भी पहले हो वहीं तक केवल स्थगित किया जा सकेगा, उससे आगे स्थगित नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये बोलता है किसी ऐसे आदेश के निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या प्रतिभूति लिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसी वह ठीक समझे। जो निष्पादन रोके जाने का आदेश दे रहा है राजस्व अधिकारी, चाहे वो अपीली अधिकारी हो, चाहे पुनरीक्षण अधिकारी हो, चाहे रिव्यू करने वाला अधिकारी हो, वो कुछ शर्त अधिरोपित कर सकेगा निष्पादन रोके जाने के लिए, या फिर प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकेगा, श्योरिटी मांग सकेगा। यहां उसको पावर दी गई है क्लॉज 4 के अंतर्गत। आगे ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा आदेश जिससे कि आदेश के निष्पादन को रोक दिए जाने का निर्देश दिया गया हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब जो भी रोकने का आदेश है वो इस धारा के अनुसार ही पारित किया जाएगा, अन्यथा रोके जाने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा। 53 ये बोलता है कि परिसीमा अधिनियम का लागू होना, जो आपकी समय की गणना है, जो 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन अपील और रिव्यू और रिवीजन के लिए, उस अवधि की गणना जो की जाएगी वो परिसीमा अधिनियम के अधीन की जाएगी। ये उपबंध तो लागू होंगे ही CGLRC के। यहाँ ये कहा गया इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबंधों के अधीन, मतलब CGLRC के भी उपबंध लागू होंगे और उसके बाद परिसीमा अधिनियम के भी उपबंध आपके लागू होंगे। इसके बाद बात आती है लंबित पुनरीक्षण या पेंडिंग रिवीजन। इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे समस्त पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2013 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित हो, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएंगी या विनिश्चित की जाएंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित न हुआ हो। अगर 2013 के पहले कोई अधिकारी पुनरीक्षण की कार्रवाई सुन रहा था तो वो एज इट इज उस चीज को चालू रखेगा, ये नहीं कि उस अधिकारी से किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। यही बात कहा गया है 54 में कि पहले जो 2013 के पहले पुनरीक्षण की कार्रवाई किसी अधिकारी के पास अगर लंबित थी तो वो पुनरीक्षण की कार्रवाई को आगे भी जारी रख सकेगा। आगे ये बोल रहा है कि अध्याय का लागू होना। यह अध्याय कब लागू होगा? ये डाउट होता है कि संहिता के पहले जो कार्रवाई चल रही थी उसके संबंध में क्या ये अध्याय लागू होगा? तो यही बात 55 कहता है कि शंका के परिवर्जन के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय अगर एक्सप्रेसली यहाँ मना नहीं किया गया है तो इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे। इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे ऐसे समस्त आदेशों को जो संहिता के प्रवृत्त होने के तारीख के पूर्व राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए हों। मान लो जो ये आपका CGLRC लागू होने के पहले अगर किसी अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश पर भी CGLRC के उपबंध लागू होंगे, और
जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण की कार्रवाई ऐसे तारीख के पूर्व लंबित न हो, ऐसे आदेश पर CGLRC आपके लागू होंगे। आगे ये भी कहा गया है कि राजस्व अधिकारी के समक्ष समस्त कार्रवाइयों को इस बात के होते हुए भी कि वे इस संहिता में प्रवृत्त होने के पूर्व संस्थित की गई थी, प्रारंभ की गई थी, कार्रवाइयों को उद्भूत हुई थी, ऐसे समस्त कार्रवाई जो संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित हैं, उस पर भी CGLRC के प्रावधान एज इट इज लागू होंगे। फिर यहाँ 56 बोलता है आदेशों का अर्थान्वयन। आदेश का क्या अर्थ निकाला जाएगा? तो यहाँ यह कहा गया है कि इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति आदेश से अभिप्रेत है कि विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा, राजस्व प्राधिकारी द्वारा यदि कोई विनिश्चय किया गया है, कोई निर्णय पे पहुंचा गया है, उसको उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो एक निर्णय पत्र के माध्यम से जो उसने जजमेंट लिखा है, उसको हम आदेश कहेंगे। ये कहा गया है आपका 56 में, ये कहा गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, आदेश से अभिप्रेत है किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात यहाँ की गई है। यथा स्थिति मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के संबंध में किया गया है। अगर मंडल ने या राजस्व प्राधिकारी ने किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति की है, तो ये माना जाएगा कि उसने कोई आदेश दिया है। ठीक है, तो इस तरह आपका अध्याय 5 समाप्त होता है, जो कि 44 से लेके आपका 56 तक चालू होता है। तो इसको आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। खासकर अथॉरिटी को आप देख लेंगे और समय सीमा को देख लेंगे, ये बहुत जरूरी चैप्टर है। इसको बिल्कुल भी मिस करने की गलती आप लोग नहीं करेंगे।